यहाँ पर ये प्रोग्राम लूप के आपको करने को दिए थे। मैंने किसी भी प्रोग्राम में ये मेंशन नहीं किया है कि आपको फॉर लूप से करना है या वाइल लूप से करना है। आप किसी भी प्रोग्राम को किसी भी लूप से कर सकते थे, जिसमें आप ज्यादा कन्वीनियंट हैं उस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। टेक्निकली जिस काम को हम फॉर से कर सकते हैं वाइल से भी कर सकते हैं, वाइस वर्सा ऑल्सो। बट कई बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट से पता चल जाता है कि हमें किसके साथ जाना चाहिए। तो एक जनरल सिनेरियो रहता है कि जब आपको ये पता हो कि मुझे किसी भी काम को कितनी बार करना है, एग्जैक्ट इतनी बार ही करना है, तो फॉर लूप हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। और जब हमें एग्जैक्ट ना पता हो कि किसी काम को कितनी बार करना है, तो वहां पर वाइल लूप ज़्यादा कन्वीनियंट हमारे लिए रहता है। एक जनरल प्रैक्टिस ये रहती है, जब आप कई सारे प्रोग्राम बना लेते हैं तो खुद आपका ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है कि जब जब आपने वाइल लूप लगाया तब तब ऐसा था कि आप नहीं जानते थे कि इस काम को कितनी बार करना है। ठीक है, बराबर। अब यहां पर मैं जानता हूं कि मुझे लूप 1 से लेकर 100 तक चलाना है, तो फॉर लूप मेरे लिए ज्यादा आसान रहेगा। अगर मैं वाइल से सोचूंगा तो भी हो जाएगा, लेकिन हम फॉर से आसानी से इस काम को कर पाएंगे। तो अब देखते हैं फटाफट से। 1 से लेके 100 तक इवन ऑड नंबर प्रिंट करने हैं। फॉर आई इन रेंज 1 से 1 तक चला दो, क्योंकि आपको 1 और 100 भी साथ में चाहिए। अब देखो, ये आपका अपना डिसीजन हो सकता है कि सर हमने तो 100 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोच क्या रहे हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेकर, वो मैटर करता है। आप 100 लिख रहे हैं, 101 लिख रहे हैं, वो इतना मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो अगर हम 1 to 100 पर जाना चाहते हैं तो 101 ले लेते हैं। किसी ने अगर 100 ले लिया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है। अब इसके अंदर इफ लगाएंगे तो एक एक वैल्यू जो हमारे रेंज फंक्शन से जनरेट हो रही होगी, 1 2 3 4 5, मैंने स्टेप नहीं लिखा है, तो जब स्टेप नहीं लिखते हैं तो डिफॉल्ट स्टेप 1 रहता है। तो आई की पहली वैल्यू 1 आएगी, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके 100 तक हमारी आती रहेगी। तो आई इफ आई रिमाइंडर 2 = 0, अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा जो ith वैल्यू है, ये हमारा इवन नंबर है, अदरवाइज ऑड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख दिया आई और इवन, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और साथ में इवन प्रिंट हो जाएगा। एल्स आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और वो एक ऑड वैल्यू है, साथ में ये आ जाएगा। तो 1 से लेकर 100 तक जो इवन ऑड नंबर हैं वो ऐसे आपके आ जाएंगे। ठीक है, अगर किसी ने इस प्रोग्राम को ऐसे करा है कि पहले उसने एक लूप से सारे इवन नंबर प्रिंट करा दिए, फिर एक दूसरा लूप लगाया उससे सारे ऑड प्रिंट करा दिए, तो वो भी सही कंसीडर किया जा सकता है। उसमें 2 लूप लग गए होंगे आपके, इसमें एक ही लूप से आप इस काम को कर पा रहे हैं। दूसरा प्रोग्राम है 100 बन जाना है, यानी कि शुरू करना 100 से, 1 तक जाना है तो 0 तक चले जाते हैं। इसमें हमें स्ट्राइक ये करना चाहिए ब्रेन में कि हमें नेगेटिव स्टेप लेना है, क्योंकि 100 से स्टार्ट करेंगे, फिर 99, फिर 98, ऐसा तभी हो सकता है जब स्टेप आपके नेगेटिव वाले हो। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कहीं कोई चेंज नहीं करता है। तीसरा प्रोग्राम है सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 100, यानी कि 1 to 100 तो जाना ही है। अब यहां पर मुझे क्या करना है, एक एक वैल्यू को मुझे जोड़ते हुए चलना है। ठीक है, तो आई में एक एक वैल्यू आती जाएगी, उसको अब जोड़ें कैसे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक अलग से वेरिएबल लूप के बाहर डिफाइन कर लेते हैं। लेट अस सपोज एफ नाम। अब इस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू हमने यहां पर कर दी 0। ठीक है, अब इस एस वेरिएबल में हमने क्या करा, एस की वैल्यू प्लस आई करा और वापस से एस में असाइन कर दिया। ठीक है, तो अब अगर हम ध्यान से देखें और यहां पर मैं लिखूं 1 2 3 4 अप टू 100, तो लॉजिक ये है कि आपके पास एक वेरिएबल है एस जिसकी वैल्यू 0 चल रही है, ये आई है। जब आपकी आई की वैल्यू यहां पर 1 आएगी और ये लाइन चलेगी, तो यहां पर एस की वैल्यू, एस की पुरानी वैल्यू 0,
प्लस आई की अभी वैल्यू आई है वो हो जाएगी, यानी कि 1। अब एस की नई वैल्यू हो गई हमारी 1। ठीक है। अब जब लूप आई की वैल्यू 2 पर चलेगा, यानी कि अब यहां पर आ गया, तो फिर से ये लाइन चलेगी, एस इक्वल टू एस प्लस आई। मतलब अब एस की जो नई वैल्यू बनेगी, जो अभी आई की वैल्यू बन के लिए एस की वैल्यू थी वो, प्लस अभी जो आई चल रहा है 2, तो एस की वैल्यू हो गई 3। जब आई की वैल्यू 3 आएगी, तो अब एस की नई वैल्यू पुरानी वैल्यू प्लस अभी आई की वैल्यू। तो ऐसे करके जब हम लास्ट तक जाएंगे तो हमने सारे नंबरों का सम अपना कर लिया होगा। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम इस लूप के बाहर अब एस की वैल्यू प्रिंट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 to 100 जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब का सम मुझे मिल जाएगा। अब मुझे हर बार जो सम हो रहा है उसको प्रिंट अगर करना है तो मैं उसको लूप के अंदर लिख दूंगा ऐसे करके, लाइक दिस। अब इससे मुझे ये पता चल रहा है कि पहले 0 + 1, फिर 1 + 2, फिर 3 + 3। तो ऐसे करके आप जोड़ते हुए चले जा रहे हैं, लिख कर देख लो, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो पहले 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, ऐसे करके आपका ये चलता हुआ चला जाएगा। ठीक है। अब अगर आप कहें नहीं सर हमें तो बस लास्ट में ही दिखाना था, सबका नहीं दिखाना है, तो लास्ट का आउटपुट आ गया 5050। तो जो क्वेश्चन था उसमें हमें सम ऑफ ऑल नंबर 1 to 100 प्रिंट करना था, हर इटरेशन का प्रिंट करना है, ऐसा कुछ गिवन नहीं था। अगर किसी ने कर दिया है तो भी सही है, अदरवाइज ऐसा गिवन नहीं था। चौथा क्वेश्चन था इसका, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सम। हमें इस बार सम ही निकालना है, लेकिन इस सीरीज का सम निकालना है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक जाना है, 1 से लेकर 10 तक जाना है। और हर बार जो वैल्यू आएगी उसका सम करना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, वैल्यू का स्क्वायर करना है, स्क्वायर का सम करना है। दैट मीन्स ये जो आपके पास है ये रखो, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर निकालेंगे आई की वैल्यू का, और जो स्क्वायर आया है उसको हम जोड़ते चले जाएंगे। अब चलाएंगे तो ये आ गया आपका 1 1 10, लेकिन ये तो सही नहीं आया, स्क्वायर प्लस पे आ गया 385। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 10 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, करते करते सब जोड़ोगे इकट्ठा करोगे तो 385 आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। पहले आपको कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल ऑफ नंबर का, फिर उस फैक्टोरियल को आपको प्रिंट करना है। थोड़ा सा ग्रामेटिकल आई गेस नहीं लिखा है सही, बट साइंस समझ में आ गया होगा कि आपको एक फैक्टोरियल निकालना है किसी नंबर का, और जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उस नंबर को यूजर से इनपुट लेना है, फिर उसके बाद जो फैक्टोरियल आएगा उसका आउटपुट में आपको दिखाना है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है। तो अब यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इसे जानते होंगे कि फैक्टोरियल किसे कहते हैं, या फिर आप इसे नहीं जानते होंगे कि फैक्टोरियल किसे कहते हैं। तो अब जब आप नहीं जानते होंगे तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, क्योंकि मैंने कहीं पाइथन में तो पढ़ा ही नहीं, क्योंकि फैक्टोरियल किसे कहते हैं ये पाइथन का सिलेबस का हिस्सा नहीं है। क्या पाइथन के अंदर हम ये पढ़ाएंगे a + b का स्क्वायर क्या होता है, या एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये तो मान के चलते हम पता है, हमें तो इनको पाइथन में इंप्लीमेंट करना होता है। तो ऐसे सिनेरियो जब भी आपके साथ आए, कोई ऐसा वर्ड जो आपको दिए गए क्वेश्चंस में आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसके पीछे की मैथमेटिक्स क्या है आपको समझ में नहीं आ रही है, आप टेक्नोलॉजी का सहारा लो, आप गूगल से पूछो, यूट्यूब से पूछो, चैट जीपीटी से पूछो। कैसे पूछोगे, हमने कहा देखो हम पूछते हैं कैसे पूछते हैं। तो आजकल चैट जीपीटी एक अच्छा माध्यम हो गया है इस बात को करने का।
और अच्छी बात यह है कि चैट जीपीटी हिंदी इंग्लिश दोनों को हमारा सपोर्ट करती है। आप हिंदी में पूछो, इंग्लिश में पूछो, जिसमें कहोगे उसमें बता देंगे। आप इससे पूछो व्हाट इज फैक्टोरियल, तो आपको आंसर मिल जाएगा। फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स अप टू दैट नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल ऐसे निकालते हैं। ये हो गई जनरल बात। अगर फैक्टोरियल 5 निकालना है तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 इक्वल टू 120। तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल उस नंबर से लेकर 1 तक का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है हमारा। ठीक है। इसका जो सिंबल है वो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो जनरली फैक्टोरियल का सिंबल एक्सक्लेमेशन मार्क हमारा होता है। ठीक है। अब स्पेशल केसेस में फैक्टोरियल ऑफ 0 की वैल्यू हमारी 1 होती है। ठीक है। तो इस तरह से अगर मुझे किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आप फैक्टोरियल को इस तरह से यहां पर अपना लिख सकते हैं। ठीक है। और आपको अगर फिर भी समझ में नहीं है तो चलो आसान था, फिर भी समझ में नहीं आया तो इससे कहो कि भाई समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में समझाओ। इंग्लिश में भी नहीं, हिंदी में भी नहीं, इंग्लिश में समझाओ। तो ये इंग्लिश भी समझता है, इसको इंग्लिश कहते हैं। फैक्टोरियल का मतलब है कि किसी पॉजिटिव नंबर के सारे नंबर का एक तक मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये तो हम जानते हैं, व्हाट्सएप पे ही तो चल रहा है हमारा। तो आपको जो भाषा समझ में आए आप बोलो, नहीं सर इंग्लिश भी नहीं, हिंदी में समझाओ पूरा। इससे कहो भाई हिंदी में समझाओ, इसमें भी समझ में नहीं आया तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है। आपको अपना टाइम फेसबुक व्हाट्सएप से हटाना पड़ेगा और ऐसी टूल पे लगाना पड़ेगा जहां से आपको सीख सकते हैं। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान आपके पास ना हो। ठीक है। चलो, अब यहां पर हम आ गए। तो अब मुझे फैक्टोरियल क्या है ये समझ में आ गया। अब फिर आपका मन करेगा ये फैक्टोरियल करता क्या है दुनिया में, तो पूछो ना चैट जीपीटी से या गूगल से पूछो कि फैक्टोरियल क्या करता है गणित के अंदर। आपने कभी साइन थीटा पढ़ा, कॉस थीटा पढ़ा, आज मन कर रहा है यार क्यों पढ़ा हमने ये, तो पूछ लो चैट जीपीटी से कि कॉस थीटा क्यों पढ़ते हैं हम, क्या जरूरत है इसकी हमारी लाइफ में, कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा ही। ठीक है। तो फैक्टोरियल को हम क्यों पढ़ते हैं, गणित में फैक्टोरियल क्यों आया था, इसका आंसर आता है, अगर हम एक यूजर फ्रेंडली टर्म की बात करें तो हैकिंग में, हैकिंग जब करी जाती है तो उसमें फैक्टोरियल का बहुत यूज करा जाता है। दूसरा होता है अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट डिसाइड करने में, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। सोचो, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही क्यों होता है, 4 डिजिट का कर देते, याद तो होता कम से कम, याद तो होता नहीं, अपने याद नहीं होता। इसका मतलब जिस इंसान ने मोबाइल नंबर का कॉन्सेप्ट सोचा होगा उसने ये सोचा होगा कि अगर हम भारत का कॉन्टेक्स्ट रखें कि भारत की आबादी अगर 150 करोड़ है आज की डेट में, हर इंसान एक एक सिम लेगा अगर, तो 150 करोड़ नंबर चाहिए होंगे मुझे। और ऐसा भी होगा हर इंसान के पास दो दो सिम भी होंगे, ऐसा भी होगा। ऐसा भी होगा कि सिम खो जाएगा, मोबाइल गिर जाएगा और फिर नंबर लेगा वो। तो अब सोचो, अगर हम मोबाइल नंबर को सिर्फ 2 ही डिजिट का बनाते, मान लो एक होती 1 एक होती 2, तो बताओ कितने नंबर बना सकते थे इससे यूनिक। हमने कहा एक होता किसी का नंबर 1 1, किसी का होता 2 2, किसी का होता 1 2, किसी का होता 2 1, और हमने कहा बस इतने ही बन पाते, 4 ही नंबर बन पाते फिर ऐसे। हमें तो चाहिए 150 करोड़। इसका मतलब अरेंजमेंट, 10 डिजिट को हम कितनी तरह से अरेंज कर सकते होंगे कि हम इतने सारे एक अलग अलग कॉम्बिनेशन बना पाए। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लिए फैक्टोरियल का यूज किया जाता है। किसी को अपने बचपन की गणित अगर याद आ जाए तो आपने संचय वंचय पढ़ा होगा, नहीं एनसीआर एनपीआर पढ़ा होगा कभी आपने। फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन मल्टीप्लाई एन माइनस आर समथिंग करके। चलो इतना ही काफी याद कराने के लिए। ठीक है। तो आप कैसे कोड कन्वर्ट होगा उसको समझिए। तो फैक्टोरियल का कोड निकालने के लिए हमें एक नंबर की जरूरत पड़ती है। नंबर हमें कहा गया यूजर से इनपुट लेना है। ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल, अभी हमने डेफिनेशन देखी थी, इंटीजर का निकलता है, फ्लोट का नहीं निकलता है। फैक्टोरियल हमेशा इंटीजर का निकलता है, पॉजिटिव इंटीजर का निकलता है, नेगेटिव का भी निकलता है। ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। हमने यूजर से इंटीजर टाइप का इनपुट ले लिया,
एंटर नंबर। ठीक है, अब लॉजिक कैसे फिट करें यहां पर कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन उस नंबर से लेकर 1 तक हमें जाना होता है। तो अगर हम समझाने के लिए अपने ब्रेन को फैक्टोरियल 5 लिख लें तो इसकी वैल्यू हो गई 5 4 3 2 1। अब यहां पर कुछ भी लिख लो, उस नंबर से लेके लास्ट तक मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी कि 5 4 जा 20, फिर जो रिजल्ट आया उसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, फिर जो रिजल्ट आया उसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। सोच कर देखो, अगर ये मल्टीप्लाई की जगह प्लस होता, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, और मैं आपसे कहता 5 + 4 करो, जो रिजल्ट आया उसमें +3 करो, फिर रिजल्ट आया उसमें 3 करो, तो जब क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव मतलब पीछे का भी इकट्ठा करते हुए आगे जाना है, जैसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव एडिशन, क्यूमुलेटिव मल्टीप्लिकेशन, तो ऐसे सिनेरियो हमेशा एक अलग से वेरिएबल बनाना पड़ता है। लेट अस सपोज ऐसे नाम से बना लो। अब इस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू ऐसी रखनी है कि अगर ये जोड़ने वाला है तो इसमें अगर मैं पहली वैल्यू को जोड़ूं तो सेम रिजल्ट आ जाए, इसका मतलब क्या रखें इसको 0। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं और अगर मैं पहली वैल्यू जो भी है अगर उसकी मल्टीप्लाई इससे करूं तो रिजल्ट यही आना चाहिए, तो क्या वो वैल्यू 0 सही रहेगी? नहीं, तो वैल्यू क्या सही रहनी चाहिए फिर? 1। तो इस तरह से जब आपने अभी 2 एक्सपीरियंस लिए कि अगर मुझे एक सीरीज का सम निकालना है तो एक अलग वेरिएबल लेकर चलो इनिशियल वैल्यू 0 कर दो क्योंकि सम करना है, किसी में 0 जोड़ने से वो संख्या पहली वाली आ जाती है रिजल्ट में। और अगर मुझे किसी सीरीज का मल्टीप्लीकेशन लेकर आना है तो अलग से जो वेरिएबल लेकर चलना है वो 1 लेकर चलना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर हम उस इनिशियल वैल्यू को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट हमारा आ जाना है। ठीक है, अब इतना सोचने के बाद अब हमें लॉजिक को डेवलप करना है। तो मैंने कोई एक वेरिएबल ले लिया एफ नाम से, एफ को फैक्ट ही बना देते हैं, फैक्ट इक्वल टू 1। तो ये वो है जिसमें फाइनल रिजल्ट हमारा आता रहेगा, स्टोर होता रहेगा। अब एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज। अब सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें पहली वैल्यू क्या आनी चाहिए जिसकी मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगा 5, अगर मेरे दिमाग में 5 ही चल रहा है तो पहली वैल्यू इसकी 5 आनी चाहिए, फिर क्या आनी चाहिए अगली वैल्यू इसकी 4, फिर क्या आनी चाहिए 3, फिर 2, फिर 1। तो एक चीज बताओ, रेंज में कौन सी चीज ऐसी है जो अभी क्लियर नजर आ रही है कि इस तरह से ये तो होगा ही होगा, स्टेप -1 का होगा? क्योंकि यहां पर क्या आएगा पहली वैल्यू, वो मैं 5 4 3 2 1 मान रहा हूं। सोचो, अगर फैक्टोरियल 5 की जगह फैक्टोरियल 10 का निकालना है तो 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फैक्टोरियल 1000 निकालना है तो 1000, 999, 998, फैक्टोरियल मुझे नम का निकालना है तो नम, नम -1, नम -2, तो शुरू कहां से करेंगे? नम से। और कहां तक जाना होता है मुझे? 1 तक। अगर 5 है तो 5 4 3 2 1, 1000 है तो 1000, 99, 98 से लेकर 1 तक जाओगे। तो अब यहां पर मुझे स्टॉप क्या लिखना चाहिए फिर? 0, क्योंकि अगर मैं 1 लिखूंगा तो 2 तक जाएगा। स्टार्ट इंक्लूसिव होता है, स्टॉप आपका एक्सक्लूसिव होता है। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे कि भाई फैक्ट की वैल्यू, जो फैक्ट की वैल्यू है उसमें आई से मल्टीप्लाई करना है। तो अब लास्ट में जब आपका ये चलेगा तो ये आपका आ गया फैक्ट। पहले 5 के निकाल लेते हैं, 120 आ गया। 0 का निकाल लेते हैं, 1 आ गया। ठीक है, 10 का निकाल लेते हैं, ये आ गया। -4 का निकालते हैं तो 1 आ गया। तो अब आपको यहाँ पर इफ एल्स लगाना पड़ेगा। इफ नंबर इज लेस देन 0 फैक्टोरियल इज नॉट पॉसिबल, एल्स ये कोड पूरा आपका चल जाना चाहिए। वो आप अपना घर जाकर लगा लेना। तो ये कहानी हो गई फैक्टोरियल। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू चेक प्राइम नंबर। अब अगली समस्या यही है कि सब प्राइम नंबर क्या होता है, पहले उसकी कहानी पता होना चाहिए, फिर उस कहानी का लॉजिक क्या हो सकता है, उस लॉजिक को सोचना पड़ेगा, फिर उस लॉजिक को पाइथन में कैसे लिखा जाएगा वो हमारा लास्ट स्टेप होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं कि किस तरीके से काम किया जाता है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग का जो रूल है वो है सबसे पहले
क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, जो क्वेश्चन है उसको अंडरस्टैंड करना। पहले ये पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, समझ में आ गया कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ये बताओ कि प्राइम नंबर क्या होता है, ये क्वेश्चन है। फिर अब दूसरा स्टेप होता है, क्वेश्चन जो हमने समझ लिया है उसका कागज में सॉल्यूशन क्या होता है, पेपर पे उसका क्या सॉल्यूशन होता है। अगर उस समस्या को कागज पे सॉल्व करा जाए तो मैं कागज पे क्या लिखूंगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लॉजिक। लॉजिक का मतलब होता है सॉल्यूशन ऑन पेपर, कागज पे उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, फिर तीसरा पड़ाव आता है कि जो सॉल्यूशन कागज पे मैंने लिखा है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है कोड में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, आप पाइथन की जगह अगर जावा लैंग्वेज पढ़ रहे होते तो इस का प्रोग्राम बनाने के लिए इन तीनों में किस स्टेप में चेंज होता। थर्ड में। पहला तो वही है, जावा ने थोड़ी बताया प्राइम नंबर क्या होता है, ये तो रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट है। कागज पे प्राइम नंबर जो होगा उसका जावा से क्या मतलब है। अब जावा का या पाइथन का जो मतलब है वो इस बात से है कि जो आप कागज पे सॉल्यूशन प्राइम नंबर का जानते हैं उसको कोड में कैसे लिखेंगे। जैसे पाइथन में नंबर के लिए इंटीजर होना चाहिए, हो सकता है जावा में कोई और होता हो, यानी कि आपको वेरिएबल, डेटा टाइप, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो जो तीसरा वाला फेस है ये हमारा कोडिंग वाला फेस होता है। इसमें हमारी समस्याएं थोड़ी कम होती हैं, हमारी ज्यादा समस्याएं होती हैं पहले दो फेस में। अगर हम किसी इंटरव्यू में गए और वहां पर हमें एक कागज पकड़ा दिया गया और हमसे कहा गया ये सारे प्रोग्राम बना कर दे जाओ, उसके बाद देखेंगे आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो हमारा सबसे पहला बड़ा चैलेंज यही होता है कि जो कागज वो हमें दे गया है उस पर लिखा क्या, हमें ये समझ नहीं आ रहा लिखा क्या है उसमें। अगर वो कह जाता, बोल जाता, कानों से हम सुन लेते तो शायद हम कुछ समझ लेते करना क्या है इसमें, है ना। यानी कि आपको जो लिखा हुआ है उसको पढ़कर समझ में आना चाहिए। मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा। आदत थोड़ी बदलो, कानों से ब्रेन में जाना है, ये एक आसान तरीका होता है, लेकिन ये तरीका आपको आगे आपके करियर में बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। आप आंखों से पढ़ो, और आंखों से पढ़ने पर जो ब्रेन में जाएगा ये आपके करियर में हेल्प करेगा। आपको पढ़कर ब्रेन को समझाना होगा, ना कि कानों से सुनकर समझाना होगा। कानों से सुनकर ब्रेन को समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसका पैसा खर्च कर रहे हो आप। सोचो अगर आप पढ़कर ब्रेन तक पहुंचा लेते तो शायद यहाँ ज्वाइन ही नहीं करते कोर्स। सोचना थोड़ा घर जाके, आपको आदत पड़ी है कानों से सुनकर ब्रेन तक पहुंचाने की, जिसका आप पे कर रहे हो। कंपनी में कोई नहीं बताएगा आपको, वो कहेगा ये लिखा है देख लो, देख कर समझ लो अपने आप। तो आदत डालो इन चीजों की, इसलिए ये सारे क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं कि आपको पढ़ पढ़कर ब्रेन तक समझाना पड़ेगा कि क्या लिखा है, आदत डालनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, बहरहाल उसके बाद आता है आपका लास्ट वाला फेज। अब 2050 में एक नई लैंग्वेज आ गई, तो बताओ क्या प्राइम नंबर बदल जाएगा। नहीं, क्या बदलेगा, बस तीसरा फेज बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा। तो लैंग्वेज बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है आपको प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग आती है कि नहीं, उसका लॉजिक आता है कि नहीं। ये दो आते हैं तो आपका कैरियर कहीं नहीं जा सकता, जहां आप लेके जाओगे उस डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, बहरहाल इस बात को मैं आगे भी समझाता रहूंगा बीच बीच में। क्या लिखा हुआ पढ़कर समझ में आना चाहिए, रादर देन सुना हुआ समझ में आता है। सुना हुआ समझ में आना बहुत आसान है। ठीक है, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो अब प्राइम नंबर की कहानी क्या है, पहले वो समझते हैं। प्राइम नंबर की कहानी ये कहती है कि कोई भी नंबर अगर टू की टेबल में आता है, नहीं, वन की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। इसके अलावा किसी में नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं सेवन, तो सेवन या तो वन के पहाड़े में आता है या सेवन खुद के पहाड़े में आता है, ना टू में आता है, ना थ्री में, ना फोर में, ना फाइव में, ना सिक्स। तो ये प्राइम नंबर है।
लेकिन अगर मैं बात करूं 6 की, तो 6 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, और 6 6 की टेबल में भी आएगा, लेकिन बीच में ये 2 में भी तो आता है, 3 में भी आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं। तो कोई भी नंबर या तो 1 की टेबल में आए या खुद की टेबल में आए तो ही प्राइम है, और बीच में अगर जितने रास्ते पढ़ रहे हैं, जितने नंबर पढ़ रहे हैं, उनमें से भी किसी में आ गया, किसी से भी डिवाइड हो गया वो, तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है। अब एक रूल और है प्राइम नंबर का, जो जनरली हम लोग कम जानते हैं। ठीक है। वो रूल ये कहता है कि ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ये दोनों चीजें सेम नहीं होनी चाहिए, दोनों चीजें सेम नहीं होनी चाहिए। का मतलब क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि 1 कैसा है, प्राइम नंबर है या नहीं, अब आप इसमें रूल लगाओ कि किसी भी संख्या को प्राइम नंबर तब कहते हैं जब वो 1 की टेबल में आए, तब 1 तो 1 की टेबल में आता ही है, और वो खुद की टेबल में आए। अब ये खुद ही 1 है तो खुद की टेबल में तो आएगा ही आएगा हमारा। तो एक रूल इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए बनाया गया कि ये दोनों चीजें सेम नहीं होनी चाहिए, इसलिए 1 को प्राइम नंबर नहीं कहा जाता है। हमेशा प्राइम नंबर कहां से शुरू होगा देखना, 2 से हमारा देखना शुरू होगा। ठीक है। चलो, तो इस तरह से प्राइम नंबर क्या होता है ये हमारी समझ में आ गया। अब बात आती है कागज पे इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं एक, ये मेरे पास नंबर है 5, अब मुझे चेक करना ये प्राइम है या नहीं, तो मैं इसको डिवाइड कर करके देखूं, किस किस नंबर से डिवाइड कर करके देखूं। क्या मुझे इसको 1 से डिवाइड करके देखना चाहिए? हमने कहा नहीं, 1 के में तो आता ही होगा। किससे करके देखोगे? 2 से। तो आप 5 को 2 से डिवाइड करके देखें और 2 की टेबल में ये आ गया, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। और 2 की टेबल में नहीं आया तो 3 से करके देखो, अभी 4 से करके देखो, अभी आ गया तो तुरंत कह दो, नहीं आया तो आगे वाले नंबर से डिवाइड करके देखो। अब ये बताओ, डिवाइड पूरी तरह से कोई नंबर होता है या नहीं, उसके लिए क्या सिंबल यूज होता है? मॉडुलस का। तो 5 को मॉडुलस करेंगे 2 से, अगर ये डिवाइड हो गया, 5 2 से भाग हो जाता है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा फिर हमारा? 0। और अगर ये रिजल्ट 0 नहीं आया तो मतलब भाग नहीं होता है। फिर 3 से करके देखेंगे, फिर 4 से करके देखेंगे। अब ये नंबर अगर ना 2 से डिवाइड हुआ, ना 3 से हुआ, ना 4 से हुआ, तो 5 से तो करना ही नहीं है, क्योंकि 5 तो खुद ही है, खुद से तो हो ही जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे कहीं से भी डिवाइड नहीं हुआ तो नंबर कैसा माना जाएगा? हमारा प्राइम माना जाएगा। सोच कर देखो, अगर ये 5 की जगह 6 होता तो मैं डिवाइड कहां से करना शुरू करता? 2 से ही करता, फिर किससे करता? 3 से करता, फिर किससे करोगे? 4 से, फिर 5 से। सोचो, अगर ये नंबर 7 होता तो मैं डिवाइड करना कहां से शुरू करूंगा? अभी भी 2 से ही करोगे। तो किसी भी संख्या को प्राइम नंबर है या नहीं, हमेशा कहां से भाग करना शुरू करना है? 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। अब मैं आपसे कहूं मेरे पास कोई नंबर है, मुझे खुद नहीं पता वो क्या है, लेकिन मुझे ये कहा जा रहा है चेक करके बताओ ये प्राइम नंबर है कि नहीं, तो इतना तो पता है कि इस नंबर को किससे भाग करना है पहली बार में? 2 से। फिर किससे करना है? 3 से। तो ऐसे कहां तक करूं? सोचकर देखो, जब नंबर 5 था तो कहां तक करा? 4 तक। जब 6 था तो कहां तक करा? 5 तक। जब 7 था तो कहां तक करा? 6 तक। अब नंबर है तो कहां तक करेंगे? नम माइनस 1 तक। अगर कोई भी नंबर 2 से लेकर नंबर -1 तक किसी भी टेबल में नहीं आता है, किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर प्राइम नंबर है। और अगर ये इनमें से किसी में भी आ गया, मतलब किसी से भी रिजल्ट 0 बन गया अगर हमारा, तो ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है। ये हो गया कागज पे सॉल्यूशन। अब लैंग्वेज जो आप जानते हो उसमें इसका कोड बना दो। सी जानते हो सी में बना दो, जावा जानते हो जावा के अंदर बना दो, पाइथन जानते हो पाइथन के अंदर बना दो। सोचो, अगर आप सी में जानते हो तो आप शुरुआत ऐसे करोगे, हैश इंक्लूड कोनियो, हैश इंक्लूड ये वाइड मेन, ऐसे करके। अब ये लैंग्वेज का अपना रूल है कि ऐसे करके लिखना है, लेकिन प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर ही रहेगा। और अगर आप जावा की दुनिया में जी रहे हो तो फिर आपको ऐसे बनाना पड़ेगा कि भाई क्लास बनानी है, क्लास का नाम रखना है, फिर उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाना है, उसकी जो कहानी है वो माननी पड़ेगी आपको, लेकिन जो लॉजिक है वो तो आपको अपना लगाना ही पड़ेगा ऐसे करके उसके अंदर अपना। और अगर आप पाइथन पढ़ रहे हो तो फिर आपको ये सब कुछ नहीं करना होता है, अब जो लॉजिक है सीधा वो लिखना शुरू करो, कोई ढांचा वाचा नहीं बनाना पहले से, हैश इंक्लूड या क्लास व्लास का।
सीधा नंबर ले लिया, यूजर से इनपुट करा लिया, यहाँ लिख दिया एंटर नंबर, और उसके बाद अब यहाँ पर हमें ध्यान से दोस्तों नंबर को कितनी बार भाग करना है, एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार कर करके देखना है। मतलब किसका हिंट मिल रहा है, लूप का। एक लूप लगा लो, फॉर आई इन रेंज। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर मैं नंबर को मॉडुलस डिवाइड करूंगा आई से। अब बताओ आई की पहली वैल्यू फिर क्या होनी चाहिए, टू होनी चाहिए, क्योंकि नंबर कोई भी हो शुरू कहां से करना है, भाग करना है, टू से ही करना है। तो ये शुरू कहां से कर दिया, टू से। अब उसके बाद कहां तक जाना चाहिए नंबर मेरा, नम माइनस वन तक। तो माइनस वन क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम रेंज फंक्शन के अंदर हैं, और जो चीज स्टॉप पे लिखी होती है वो ऑलरेडी क्या होती है, एक्सक्लूसिव होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये संख्या पांच है तो ये दो से लेकर पांच हो गया। अब आई की वैल्यू दो आएगी, तीन आएगी, चार आएगी, पांच तो वैसे ही नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि एक्सक्लूसिव होता है हमारा। तो यहां पर आपको नम माइनस में लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सी का लूप चला रहे होते तो वहां थोड़ी ये फैसिलिटी होती है, वहां तो आपको खुद लिखना पड़ेगा नम माइनस में। ठीक है, तो लैंग्वेज बदलने से ये बदल जाएगा बस आपका। अब मैंने डाल दी यहां पर इफ, थोड़ा ध्यान से, इफ नंबर मॉडुलस आई इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है कि नंबर ith टेबल में आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं लिख देता हूं नॉट प्राइम, नंबर प्राइम ही नहीं है, और लूप को खत्म कर देता हूं कि लूप को चलाने की जरूरत ही नहीं है मुझे आगे। ठीक है, अब इमेजिन करो ये नंबर था फाइव, ये टू, कंडीशन फॉल्स, थ्री, कंडीशन फॉल्स, फोर, कंडीशन फॉल्स। लूप खत्म हो रहा है, बचा ही नहीं को चलने के लिए। तो अब मुझे क्या करना है, इस फॉर के एल्स में, इफ के एल्स में नहीं, फॉर के एल्स में मुझे यहां पर लिख देना है प्राइम नंबर। अब ये बताओ फॉर के साथ एल्स ब्लॉक कब चलता है, जब फॉर लूप अपने सारे इटरेशन कंप्लीट करने के बाद बंद हुआ हो। फॉर के साथ एल्स ब्लॉक कब नहीं चलता है, जब फॉर को ब्रेक से खत्म कर दिया गया हो। सोचो अगर फॉर ब्रेक से खत्म हो गया है तो हम खुद नहीं चाहेंगे कि ये लाइन चले, क्यों, क्योंकि अगर वो ब्रेक से खत्म हुआ है मतलब नंबर प्राइम है ही नहीं, पहली पकड़ में आ गया, वो किसी से भाग हो जाता है। और अगर फॉर कभी ब्रेक से एंड नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि कभी एक कंडीशन ट्रू रही नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि वो नंबर या तो वन की टेबल में आता है या खुद की टेबल में आता है, बीच की जितनी संख्या थी किसी के अंदर हमारा वो नहीं आता है। तो अब नंबर मैंने पांच दे दिया, ये तो प्राइम नंबर होता है। छह दे दिया, हमने कहा ये नहीं होता है, ये तो दो के में आ जाता है। नौ कैसा नंबर है, नॉट प्राइम। एक में आता है, नौ के में आता है, तीन के में तो आता है नॉट प्राइम। अब सर हमें ये बताओ, कोई कंपनी हमें इस प्रोग्राम को बनाने की सैलरी क्यों देगी। ये प्रोग्राम तो लिखा हुआ है, गूगल से कॉपी करके पेस्ट कर दे, कोई बच्चा 10वीं फेल भी कर देगा, इसमें क्या है। तो हमें सैलरी इस बात की मिलेगी कि प्राइम नंबर का प्रोग्राम बना दो, फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना दो, ये सब तो लिखे हुए हैं पहले से गूगल पे, इसके लिए सैलरी नहीं मिलेगी कंपनी हमारे लिए। मैंने बात तो सही है भाई, ये सारी चीजें बड़ा कॉमन है, ये तो कोई भी कर देगा, कॉपी पेस्ट से ही काम हो जाएगा, लिखने में टाइम क्यों खराब करेगा कोई अपना। तो ये सब क्यों करा रहे हो फिर, इससे हमारा जो दिमाग है उसकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। इन प्रोग्रामों को करने से आपकी सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन इन प्रोग्रामों को करने से आपके ब्रेन को एक थॉट प्रोसेस सीखने को मिलेगा कि कैसे सोचा जा सकता है किसी प्रॉब्लम के बारे में, कैसे मॉडल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, लूप कैसे लगाया जा सकता है, इफ एल्स कैसे लगाया जा सकता है। जिस बात की सैलरी आपको कंपनी देगी वो अलग ही कहानी होगी, वो किसी किताब में होगी नहीं, क्योंकि अगर वो कहानी किताब में होती तो आपको कभी हायर कंपनी करती नहीं। जिस क्लाइंट की समस्या का समाधान के लिए आप प्रोग्राम बनाओगे उसका सॉल्यूशन किसी किताब में होगा ही नहीं, लेकिन वो सॉल्यूशन जो भी होगा वो इन्हीं सबसे मिलकर ही बनाया जाएगा। तो ऐसे प्रोग्राम बनाने से
हमारा जो ब्रेन है उसका थॉट प्रोसेस बेटर होता है। इसके लिए इस तरह के प्रोग्राम कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह कराए जाते हैं ताकि आप सोच पाए। और अगर आप अच्छा नहीं सोच पाते हैं तो किसी भी समस्या का समाधान जो आ रहा है वो आप कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आप सोचें कि मैं गूगल से पूछ ले रहा हूँ या मैं किताब में ढूंढ ले रहा हूँ, है ही नहीं वहां पर। अगर वहां होता तो आपको नौकरी नहीं मिलती। फिर तो 10वीं फेल से ही कर देते, भाई इस किताब में लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट कर देना, हो गया काम, है क्या इसमें तो। अगर समाधान पहले लेके मिल जाए तो। बराबर। तो इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि ब्रेन के अंदर इनपुट पहुंचाना कि ऐसे भी कोड को लिखा जाता है, ताकि फ्यूचर में जरूरत पड़े तो ब्रेन के पास एक इनपुट होगा कि शायद ऐसे किया जा सकता है क्योंकि वहां पर ऐसे किया गया था। ठीक है, चलो 7वां क्वेश्चन देखो। अब 7वें प्रोग्राम में तो खास ऐसा कुछ है नहीं। हमें क्या करना है, 0 से लेकर 6 तक नंबर प्रिंट करने हैं, लेकिन उसमें 3 और 6 नहीं आना चाहिए। लेकिन इसमें एक शर्त है कि आप कर तो इसे कई तरह से सकते हैं, है ना, लेकिन आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए इस आपको करना है। तो देखते हैं। तो मैंने फॉर लगाया आई इन रेंज और यहां लगा दिया 0 से लेके 7, तभी तो मैं 6 तक जाऊंगा। अब मुझसे कहा जा रहा है कि भाई यहां पर प्रिंट कर दो, लेकिन उससे पहले इफ लगाओ। इफ ith वैल्यू किसके बराबर है, 3 के, और ith वैल्यू बराबर है 6 के, तो कंटिन्यू कर देना। और अगर ये कंटिन्यू ना हो तो आई की वैल्यू प्रिंट कर दे। तो जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी हमारा लूप इस लाइन पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि कंटिन्यू की बड़ा काम होता है नेक्स्ट इटरेशन को इमीडिएटली स्टार्ट करा देना और करंट इटरेशन जो हो रही थी उसको छोड़ देना। तो अगर लूप आई की वैल्यू 3 पे चल रहा होगा तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी वजह से अगली इटरेशन स्टार्ट कर दी जाएगी। और जब जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप को आगे आना पड़ेगा, अपना पूरा काम करने के बाद अगली इटरेशन पे जाना होगा। तो 0 से लेकर 6 तक प्रिंट करना था एक्सेप्ट 3 एंड 6 यूजिंग कंटिन्यू स्टेट। तो इस काम को आप कई और तरह से कर सकते थे, बट कंटिन्यू को थोड़ा सा हमें रिकॉल करना था, इसलिए इस प्रोग्राम को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, फिबोनाची सीरीज बनानी है 0 से लेके 50 तक के नंबर की। तो अब फिर वही बात कि सर फिबोनाची सीरीज क्या होती है। तो अब मैंने आपको तरीका बता दिया है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, पंजाबी, जिसको जो भाषा आती है उस भाषा में चैट जीपीटी से पूछ लेना या गूगल ट्रांसलेशन का यूज करके अपना समझ लेना। फिलहाल फिबोनाची सीरीज का मतलब होता है जिसमें हमें शुरू के 2 नंबर गिवन होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं पहला नंबर है 5, दूसरा नंबर है 6। अब नेक्स्ट वैल्यू प्रीवियस टू वैल्यू का सम होती है, तो अगली वैल्यू 11 हो, फिर अगली वैल्यू क्या होगी, फिर 11 + 6 17, फिर उससे अगली क्या होगी हमारी 28। तो ऐसे करके 45 चलता रहेगा। अगर शुरू के 2 नंबर ना गिवन हो, आपको ना बताए गए हो, तो आपको 0 और 1 मानने होते हैं। तो फिबोनाची सीरीज शुरू के 2 नंबर से शुरू होती है जो बताने ही पड़ेंगे, और नहीं बताते हैं तो फिर डिफॉल्ट शुरू के 2 नंबर 0 और 1 मान लिया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर फिबोनाची सीरीज बनाई जाए तो बताओ फिर अगला एलिमेंट क्या आएगा, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 5 8 13, करते जाओ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 50 से आगे नहीं जाना है। हो सकता है इस लॉजिक में 50 आ ही ना, 45 आ जाए, 48 आ जाए, 38 आ जाए, 36 आ जाए, लेकिन जो भी आए वो 50 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये नहीं कह रहा जबरदस्ती 50 लाना ही है लास्ट में, ये कह रहा है कि 0 से 50 के बीच की फिबोनाची सीरीज बनानी है। अब अकॉर्डिंग टू लॉजिक हो सकता है 50 आ ही ना कभी, उससे पहले ही हमारा फिबोनाची सीरीज हो जाए, और जब जोड़े तो वो 60 बन जाए। तो फिबोनाची सीरीज क्या है ये हमारी समझ में आ गई। अब इसको बनाया कैसे जाए वो देखते हैं। तो यहाँ पे शुरू के 2 नंबर आपको अपने मानने पड़ेंगे, कोई सभी 2 नंबर आप अपने
मान सकते हैं, जो आपका मन करे। ठीक है, तो मैंने यहां पर ए 0 मान लिया, बी 1 मान लिया। आप चाहो तो यूजर से इनपुट करा सकते हो। यूजर एंटर फर्स्ट नंबर ऑफ सीरीज, एंटर सेकंड नंबर ऑफ सीरीज, नहीं तो अपना 0 1 से मान के चल लेते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि अब मुझे यहां पर क्या करना है, एक बेसिक लॉजिक सोचते हैं जिसमें दिमाग थोड़ा कम लगे, कि नेक्स्ट वैल्यू सी इज इक्वल टू, क्या फार्मूला बनेगा फिर, ए प्लस बी। नेक्स्ट वैल्यू ऐसी तो आएगी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये हो गया ए 0, ये हो गया बी 1, अब जो नेक्स्ट वैल्यू आई, यहां से फॉर्मूला लगा सी इक्वल टू ए प्लस बी का। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस लाइन को मुझे दोबारा नहीं लिखना है, इस लाइन को मैं दोबारा सिर्फ रन करूंगा। अब ये बताओ, जब इस लाइन को दोबारा रन करोगे तो आप क्या चाहोगे? हम ये चाहेंगे, ध्यान से, कि जो अभी सी की वैल्यू बनी थी, और आसान कर लिखते हैं, सी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो बी में था वो किस में कॉपी हो जाए, ए में। जो बी में था वो ए में आ जाए। तो आप बताओ, ए की वैल्यू क्या हो गई होगी फिर, 1, और जो सी में था वो बी में आ जाए। सी में क्या था, 1। अब अगर मैं आपसे कहूं कि फिर से लॉजिक लगा दो, सी इक्वल टू ए प्लस बी का, मतलब इसको ए बना दो और इसको अब बी बना दो। तो अब ये फार्मूला ए प्लस बी चलाएगा, तो ये ए बन गया है और ये क्या बन गया है, बी बन गया है। तो अब क्या रिजल्ट आ जाएगा, 1 + 1, जो आना है हमारा वो आ गया 2। अब अगर मैं इसको फिर से कैसी कर दूं कि अब जो अभी बी था वो ए बन जाए और जो अभी सी बना है वो बी बन जाए, और फिर से ये लाइन चल जाए, तो फिर अगले दो आ जाएंगे। तो हम क्या करते जा रहे हैं, लॉजिक ये है कि हम 3 वेरिएबल पे खेलेंगे। हम किसी भी नेक्स्ट वैल्यू को निकालने के लिए प्रीवियस 2 वैल्यू को सम करेंगे, और जो सम आएगा उसको हम बी मानेंगे, और जो पहले बी माना था उसको क्या मानते रहेंगे, ए मानते रहेंगे। इस काम को बार बार करते रहेंगे तो शायद हमारी फिबोनाची की सीरीज बनकर हमारी तैयार हो जाए। अच्छा, अब ये बताओ, क्या इस बार आपको पता है, इस लाइन को पूछेंगे लिखे नहीं लिखे, क्या आपको इस बार पता है कि आपको लूप कितनी बार चलाना पड़ेगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार? सर ऐसा तो कुछ नहीं पता है। तो क्या पता है, कुछ तो पता है। हमने कहा ये पता है कि जो रिजल्ट है, रिजल्ट किसमें मैं सोच रहा हूं रखने की, सी जैसे वेरिएबल में, जो रिजल्ट है वो 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 50 से कम रहना चाहिए। मतलब कोई एक कंडीशन के बारे में आप अपना सोच रहे होगे, ऐसे ही कुछ चल रहा है हमारा। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, इनिशियली सी की वैल्यू पहले कर दी 0, और यहां पर एक लूप लगाया, व्हाइल सी इज लेस देन इक्वल टू 50। अब यहां पर मैंने कर दिया सी इक्वल टू ए प्लस बी, उसके बाद प्रिंट कर दिया सी के लिए। लेकिन सर ए और बी तो प्रिंट कराओ, तो लूप चलाने से पहले ए को प्रिंट कर दिया और बी को प्रिंट कर दिया। अब सी हमारा यहां पे प्रिंट हो जाएगा। अब देखेंगे, सी की वैल्यू 0, 0 छोटा है 50, हमने का सही है। सी की वैल्यू ए प्लस बी हो जाए, ए में 0 पड़ा है, बी में 1 पड़ा है, तो 0 + 1 1, सी में आ गया 1, प्रिंट हो गया 1। आउटपुट देखने वाले को 0 दिख रहा होगा, 1 दिख रहा होगा, और फिर सी दिखा होगा, यानी 1 दिख गया होगा। अब लूप दोबारा चला, दोबारा चला, सी की वैल्यू 1 है, छोटी है 50 से, हमने कहा सही है। अब सोचो, जब मैं अंदर आऊंगा तो अभी भी ए में क्या पड़ा हुआ है,
0, बी में क्या पड़ा हुआ 1। तो मैंने क्या करा, लूप अगली बार चलाने से पहले मैंने ऐसे कर दिया कि भाई ए में कौन आ जाए, बी, ठीक है, और बी में कौन आ जाए, सी। अब जब लूप सेकंड टाइम चलेगा, है ना, तो सी की वैल्यू 1 हो चुकी है, लेस देन इक्वल टू 50 है। अब ए प्लस बी, इस बार सी में ए प्लस बी में ए कौन हो गया, जो अभी पहले कौन था, बी, यानी कि ये, और बी कौन हो गया, जो अभी क्या था हमारा, सी। तो अब अगली बार जो सी बनेगा वो क्या बनेगा, 1 + 1 यानी कि 2 बन गया। तो इस तरह से लूप फिर चलेगा। तो इस तरह से अगर हम इसको चलाएं तो सर ये लूप आपका, आगे तो कुछ प्रिंट करना ही नहीं, हमने कहा सर ये 55 तक आ गया। हमने कहा दूसरी गलती क्या है, दूसरी गलती है कि हम तो ऐसा सोच रहे थे हॉरिजॉन्टल आएगा। तो प्रिंट जब एंड होता है तो अपना एंड किससे करता है, न्यू लाइन से। तो यहाँ लिख दिया एंड इक्वल टू स्पेस, और इस वाले प्रिंट का भी एंड मैंने किससे कर दिया, स्पेस। अब सर ये 55 तक क्यों पहुंच गया, 50 तक रहना चाहिए था। क्या इसमें हमारा गलत हो रहा है, इसमें गलत ये हो रहा है कि आप यहाँ पर क्या कर ले रहे हैं, पहले सी की वैल्यू प्रिंट करा ले रहे हैं ना, उसके बाद फिर आपकी कंडीशन यहाँ पर चेक हो रही है। तो सर अब इसका सोल्यूशन क्या निकालने, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए एक तरीका यह है कि वाइल को यहां पे डाल दो इनफाइनाइट, कि वाइल आप चलते ही रहो, खत्म ही मत होना आप, ठीक है। और उसके बाद पहले हम प्लस कर लेते हैं, फिर यहाँ पे इफ लगाएंगे। इफ सी प्लस होने के बाद लेस देन इक्वल टू 50 निकला, तब तो ये काम करेंगे। एल्स अब क्या कर देते हैं, यहां पर हम ब्रेक कर देते हैं। तो अब आपका जो आपकी रेंज थी उस रेंज में ये आ जाएगा। तो इस तरह से फिबोनाची सीरीज का ये कोड हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इस काम को करने के और भी लॉजिक हो सकते हैं। तो इस बात को पहले भी मैंने बताया है, फिर से बता रहा हूँ, आगे बताऊंगा कि जो मैं क्लास में आपको किसी प्रॉब्लम के लिए एक लॉजिक डिस्कस कराता हूँ, वो ओनली लॉजिक नहीं है। इस काम को करने के और भी लॉजिक हो सकते हैं, है ना। मैंने यहाँ पर ये इफ एल्स लगाया है, आप बिना इफ एल्स के भी सोच सकते हैं। आप पैरेलल असाइनमेंट से भी कुछ सोच सकते हैं, आप फॉर के बारे में भी कुछ सोच सकते हैं। कुछ भी आप अपना लॉजिक लगाकर कर सकते हैं। आइडिया क्या है वो पता होना चाहिए। लॉजिक अलग अलग हो सकता है ना, कौन क्या सोच रहा है वो अलग अलग हो सकता है। अगला देखो, ठीक है, 9th क्वेश्चन क्या है, ये तो आसान है। कैलकुलेट द क्यूब ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to गिवन नंबर। इसमें करना क्या है, यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है, और 1 से लेके गिवन नंबर तक, तो नंबर भी साथ में आना चाहिए, तो नंबर +1 कर दिया। जो भी नंबर आया उसको प्रिंट कराओ, और उस नंबर का क्यूब प्रिंट करो। 1 से लेके 5 तक का क्यूब आ गया। इसको अगर आप एफ स्ट्रिंग से लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रह सकता है। क्यूब ऑफ इज इक्वल टू, 1 से लेके गिवन नंबर तक का क्यूब निकालना है ये प्रोग्राम। देखो, तो इस तरह से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो,
राइट ए प्रोग्राम टू काउंट टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर। मतलब आपको क्या करना है, यूजर से एक नंबर इनपुट लेना है और फिर नंबर को इनपुट लेने के बाद आपको ये बताना है कि उसमें कितने डिजिट हैं। कैसे करा है किसने? तो मतलब फोर लूप लगा करके एक वेरिएबल बना लिया दैट इक्वल टू 0, और उसमें हर बार जितनी बार इटरेशन चला है मैं उसमें एक एक सम करता चला जाता ठीक है, आपने कैसे करा? है। ठीक है, और किसी ने कैसे करा? को या तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके और आई एस और फिर ठीक है, तो देखो इस काम को करने के कई तरीके हो सकते थे। जो एक आसान तरीका हो सकता था वो ये कि आप यूजर से नंबर इनपुट लो। अब जैसे ही आपने कहा नंबर इनपुट लेना है, ठीक है, तो आपका दिमाग नंबर इनपुट लेने के बाद इंटीजर में या फ्लोट में कन्वर्ट करने की जरूर सोचेगा। तो देखते हैं कि हम फायदे में होंगे या नुकसान में होंगे। अब अगर मैं इस नंबर को ये देखना चाहता हूं इसमें कितनी डिजिट हैं, तो मैंने आपको लेन फंक्शन पढ़ाया था। लेन फंक्शन से हम कितने करेक्टर हैं ये निकाल सकते हैं। लेकिन लेन फंक्शन ये कह रहा है कि भाई मैं इंटीजर पर नहीं चलता हूं। मतलब आप ऐसा ना सोचें कि अगर आपके पास कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 216, और आप इसको उठा के लेन पे दे दो तो लेन एरर दे देगा, मैं इस पर नहीं चलूंगा। लेकिन अगर आप इसे स्ट्रिंग बनाकर देते हो तो चल जाएगा, क्योंकि लेन फंक्शन स्ट्रिंग के अंदर कितने करेक्टर हैं उनको काउंट करके दे सकता है, इंटीजर को काउंट करके नहीं दे सकता। ट्राई करके देखते हैं एक बार, कि पहले इतना ही लिख कर छोड़ दिया, एरर आनी है। इंट के अंदर लेन जैसा कोई फीचर नहीं है। तो अब मैंने सोचा फिर मैं इसको इंट में कन्वर्ट ही क्यों करूं, क्योंकि यूजर से जो इनपुट आ रहा है वो स्ट्रिंग में ही आता है। लेन लगा देते हैं, जो रिजल्ट आएगा सीधा प्रिंट हो जाएगा मेरा। या फिर जो आपने करा है, आप इस नंबर को एक लूप में चला दो, उतनी बार चलेगा जितने इसमें करेक्टर डिजिट होंगे। एक वेरिएबल लेकर प्लस करते रहो, वो भी तरीका सही है। तो इस तरीके से लूप के इन क्वेश्चंस को किया जा सकता था, इस काम को। और अगर आपसे कहा जाए कि इसको इंटीजर में ही रखकर करना हो तो कैसे करेंगे? मैंने तो डिवाइड किया। फिर इसका लॉजिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो करना चाहे घर पे जाके कर सकता है, और शायद वैसे करोगे तो सीखने को ज्यादा मिलेगा। तो अब मान लेते हैं कोई नंबर है 2165, ठीक है। देखो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, बट हमारा जो यहाँ पर पढ़ने पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा ऐसा है कि नंबरों में उलझ जाते हैं कि नंबर आने चाहिए। नंबरों की बजाय बेटर होना चाहिए कि हम इस चीज को पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। जैसे अब ये नंबर है, मुझे पता करना है इसमें कितने डिजिट हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, अगर इस नंबर को मैं 10 से भाग करूं तो सर 10 से भाग करने से क्या होगा, 9 से क्यों नहीं कर रहे, 11 से क्यों नहीं कर रहे? हमने कहा देखो अभी आपको समझ में आएगा कि 10 से भाग करने के पीछे का क्या राज है। अगर मैं इसको 10 से भाग करूं तो ये आएगा 10 दूनी 20, एक बचा, 6 उतारा, 10 एकम 10, 6 बचा, 5 उतारा, 10 छिक्का 60, 5 बचा, बस और कुछ नहीं करना है अब। हमने कहा तो इससे क्या फायदा कर लिया, हमने कहा कोई फायदा नहीं करा। अभी और देखो, अब जो क्वेश्चन पार्ट आया इसको फिर से 10 से भाग करो, इसको फिर से 10 से भाग करो, ठीक है। 10 दूनी 20, एक बचा, 6 उतार लिया, 10 एकम 10, 6 बच गया। हमने कहा अब क्या करना है, हमने कहा अब जो क्वेश्चन आया उसको फिर से 10 से भाग करो। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो यही खत्म हो गया। हमने कहा कोई बात नहीं, अब क्या करें? हमने कहा अब जो क्वेश्चन आया उसे फिर से 10 से भाग करो। लो सर, अब तो सर भाग ही नहीं जाएगी, जाएगी। 10 0 0, कितना बचा? तो हमने कहा बस अब रुक जाओ। जब किसी संख्या को 10 से भाग करें, फिर क्वेश्चन जो आए उसको 10 से भाग करें, फिर जो भागफल आए उसको 10 से भाग करें, करते रहो कब तक, जब तक भागफल क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। अब क्या हुआ इससे? हमने कहा अब ये देखो कि
कितनी बार करने पर ये 0 आया? हमने कहा 1, 2, 3, 4। बस यही आपका आंसर है कि इस नंबर में, इस संख्या में कितने डिजिट हैं? 4, 1, 2, 3, 4। अब आप कितने भी डिजिट का नंबर ले आओ, ये गणित इस पर काम करेगी अगर ये नंबर इंटीजर में है तो। किसी भी संख्या को 10 से भाग करो और जो भागफल आए उसको फिर से 10 से भाग करो, करते रहो। मतलब लूप की बात है, करते रहो, लूप वाली बात हो रही है। और करते रहो कब तक? जब तक कि भागफल 0 आपका ना आ जाए, क्वेश्चन वाला पार्ट 0 ना आ जाए। लेकिन ध्यान रखना, जब आप भाग करते हो तो एक तो ये भाग होती है, एक ये वाली भाग होती है और एक ये वाली होती है। मुझे किसको काम करना है? मुझे इस पे काम करना है, इस पे। ये वाला किस पे काम करता है? रिमाइंडर पे। तो मुझे इसकी तो जरूरत ही नहीं है। अब इस पे काम करने के दो तरीके हैं, एक ये है और एक आपका ये है। अगर मैं इसके साथ चला गया तो ये क्या करेगा? दशमलव लगा के 0 करवा देगा और 10 पंजे 50 कर देगा। यानी कि रिजल्ट को किस में ला देगा? ये फ्लोट में। फ्लोट में नहीं चाहिए मुझे रिजल्ट, रिजल्ट किस में चाहिए? मुझे इंटीजर में ही चाहिए। तो ये यूज नहीं करना है। कौन सा यूज करना है? ये वाला यूज कर, भाग करने के लिए। चलो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, घर जाके आप अपना अगर करना चाहें तो अपना करके देख लेना। अब दूसरा था हमारा स्ट्रिंग वाला। अब कह रहा है कि स्ट्रिंग की लेंथ निकालो। पहला क्वेश्चन है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग लेन। और ये कितने लोगों ने करा? आई गेस 4 लोगों ने करा, नहीं 12 लोगों ने करा। 13 लोगों ने करा। इसमें आई गेस 20 क्वेश्चन थे, कितने थे? तो चलो ठीक है। देखो आप अपने आप को थोड़ा मैच्योर करिए। ये चीजें शुरू में ठीक है, उसके बाद इनकी कोई वैल्यू नहीं है कि किसने करा किसने नहीं करा। पर्पस था आपको आना चाहिए। जो कर रहा है इसका मतलब वो सीख रहा है, रादर देन कि क्लास में उसका नाम डिस्प्ले हो रहा है या वो बहुत ज्यादा अलग नजरों से देखा जाएगा, या जिसने नहीं करा है वो अलग। ऐसा कुछ नहीं है। मकसद है आपको एक रास्ता बताना, इस रास्ते पर चलने से आप जो लेकर विजन आए थे वो विजन पूरा होगा। अब आप नहीं चलोगे उस रास्ते पे तो आप कुछ भी कर लो। आप सोचो मैंने एडमिशन ले लिया, ड्यू कैट में पैसे दे दिए, अब उनका काम है, ऐसा नहीं होता है ना? ऐसा ऐसा होने लगा तो फिर क्या बात है? ठीक है। तो आपको रास्ता बताया जा रहा है, इस रास्ते पर चलने से आप जो सोच कर आए थे वो पूरा होगा। अब आप चलोगे तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। ये मैं क्यों कराता हूँ? कल को आप जब आओगे कि सर आपने फीस पूरी, मतलब ड्यू कैट के पास आओगे, सर फीस पूरी ले ली ड्यू कैट ने और प्लेसमेंट नहीं कराया, तो मुझसे पूछा जाएगा जरा जरा बताना इस बच्चे के बारे में। तो मेरे पास ना एक एविडेंस होगा। तो फिर आप कहोगे हाँ सर बात तो सही है आपकी, हम तो क्लास में आते भी कभी कभार थे, कभी मन हो गया तो आ गए, मन हुआ तो आते ही नहीं थे, है ना? अब मेरे पास और भी एक, जो लोग कहते हैं ना सर हम रिकॉर्डिंग से पढ़ लेते हैं, तो उनका भी राज खोलने का तरीका है मेरे पास कि कौन रिकॉर्डिंग से पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। देखो, अब जैसे फ्राइडे की क्लास का बताता हूँ। फ्राइडे की क्लास आपकी क्या तारीख पड़ी होगी फ्राइडे को? 20, 20 तारीख पड़ी होगी ना? 20। अब देखो आपके वाले बैच में अगर मैं देखूं तो 47 लोग हैं, 47 स्टूडेंट्स आपके वाले बैच में हैं। ठीक है। फ्राइडे को जो क्लास मैंने ली है उस क्लास को
आ गई हमारी, ये रही। फ्राइडे वाली क्लास को 31 लोगों ने देखा है बस अभी तक। जैसे यूट्यूब में व्यू आते हैं ना, मेरे पास भी आ जाता है कि कितने लोग घर जाकर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। ठीक है, अब इन 31 में से कितने लोगों ने डाउनलोड करा है, और जिन्होंने देखा है कितनी देर देखा है, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, वो भी आ जाता है। दिखाना सर जरा। नाम तो नहीं आता सर, नाम हमने हाइड कर रखा है, नाम किसी का नहीं आएगा, है ना। तो इतनी सेल्फ रेस्पेक्ट तो हमने रखी हुई है कि आपका नाम नहीं आएगा। दिखाना, हमने कहा देखो रिकॉर्डिंग एनालिटिक्स। तो इनमें से 26 लोगों ने डाउनलोड करा है बस इसको अभी, जबकि क्लास में 47 लोग हैं, यानी 21 लोगों ने ये रिकॉर्डिंग डाउनलोड ही नहीं करी है अभी। ठीक है, और ये 3 दिन बाद, 4 दिन बाद डिलीट हो जाएगी। ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग पुरानी डिलीट हो जाती है। अब और देखते हैं। बाई व्यू देखते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर हाइड कर रखा है। अदरवाइज आप जब डाउनलोड करोगे तो आपकी ईमेल आईडी लिख कर आ जाएगी कि इस बंदे ने डाउनलोड करा है। हमने अभी व्यू वाला देखा है, तो <<1, इसका मतलब ये वो लोग रहे होंगे जिन्होंने डाउनलोड करने के लिए आए होंगे। तो <<1 का इसलिए आ रहा है, व्यू करा है क्योंकि डाउनलोड करने आए तो इतने टाइम, कम टाइम के लिए व्यू करा ही होगा। अब जिसने डाउनलोड नहीं करा है उसने कितना देखा होगा, हमने कहा एक बार देख लेते हैं। जैसे ये है कोई, इस बंदे ने 66 मिनट तक वीडियो को लगातार देखा है, मतलब 1 घंटे 6 मिनट लगातार रिकॉर्डिंग इसने देखी है। लगभग पूरी क्लास इसने लगभग देख ली है। इसने सिर्फ 20-22 मिनट देखी, उसके बाद चला गया। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि कोई क्लास जो अब डिलीट हो चुकी है ही नहीं, तो 23, मुझे लग रहा है 11 तारीख वाली डिलीट हो गई डिलीट, एरर आ रही है। 13 वाली है अभी। अब 11 तारीख वाले का देखते हैं हिसाब किताब क्या है। 11 दिसंबर, ये देखो 11 दिसंबर शाम को 6 बजे। एक बार मैं इसकी कहानी दिखाता हूँ आपको। पहले ही लिख कर आ रहा था। 30 लोगों ने इसको भी डाउनलोड कराया, बस 47 लोग हैं। अभी 17 लोग या तो इतने ब्रिलियंट होंगे कि उनको डाउनलोड की जरूरत ही नहीं है, उनको समझ में आ गया ये क्लास क्या कहना चाह रही है, तब तो उनका भला हो गया। अगर उन 17 में कोई ऐसा निकल आया जिसको क्लास भी समझ में नहीं आई और उसके पास रिकॉर्डिंग में नहीं है, वो भटक ही रहा होगा कि मैं कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, किससे बात करूं, क्या होगा, कैसे होगा। और वो भटकता ही रहेगा पूरे कोर्स में, क्योंकि आगे कभी समझ नहीं आएगा उसे। तो मेरे पास सबकी सारी रिपोर्ट है। जब मुझसे पूछा जाएगा ना, जो बच्चा आएगा ऊपर हल्ला मचाने का हमारा प्लेसमेंट क्यों नहीं कराया, तो मेरे पास सबकी डिटेल होगी। अभी तो मैंने सारे नाम हाइड कर रखे हैं, आपका ईमेल नहीं दिख रहा है, मेरे पास सारी डिटेल है। मैं बता दूंगा कि इसने डाउनलोड ही नहीं करी थी रिकॉर्डिंग है, ना इसने कोई असाइनमेंट बना के दिया आज तक। प्लेसमेंट कैसे हो जाएगा?
इस बेहाब पर कि हमने आपको फीस दे रखी है, ड्यू कैट में कराओ प्लेसमेंट हमारा। सुबह शाम तो पता नहीं कितने आ रहे हैं यहाँ पर। ये बात आपको जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना बढ़िया है। जिसको आ रही है वो अपना हो रहा है सेलेक्ट, और वही चारों कंपनी में सेलेक्ट हो रहा है। 4 कंपनी बुला रहे हैं, चारों वही सेलेक्ट हो रहा है। और जो बाकी है वो कहीं नहीं हो रहा है, क्योंकि वो है ही नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे। उन्होंने बस ये सोच रखा है कि अब तो फीस दे रखी है, अब तो काम ही नहीं का है सारा। बीटेक वाला 10 लाख रुपए लेता है, बताई थी मैंने आपको ये बात। तो प्लेसमेंट नहीं कराता कॉलेज, और आपने क्या ही दिया होगा उस रेशो के हिसाब से यहाँ पे, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि उसमें प्लेसमेंट कराओ हमारा। कौन सा 6 लाख के पैकेज पे, 5 लाख के पैकेज पे। तो ये सारी चीजें ना मेरे काम में तब आती हैं, है ना, तब मुझे पता रहता है किसने क्या करा, किसने क्या नहीं करा। अदरवाइज मेरा पर्पस आपको सिखाना है कि आप सीख जाओ किसी तरह से। सीख रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं सीख रहे हो तो कोई बात नहीं है। तो बहुत से बच्चे 90% कुछ नहीं कहते, उन्हें पता होता है हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। और जो ज्यादा कहते नहीं सर ये वो मेरे पास आ जाता है कि सर जरा बताना इसकी हिस्ट्री क्या थी क्लास में। फिर वो अपना शांत होकर चला जाता है कि हाँ सर बात तो सही है आपकी। बहरहाल पहला क्वेश्चन देखो, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग लेंथ फंक्शन। तो अब अगर मुझे लेंथ फंक्शन यूज नहीं करना है और स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, तो जो इन्होंने लॉजिक बताया था शायद वो लॉजिक काम कर जाना चाहिए। क्या था लॉजिक जो ये कह रहे थे पहले वाले प्रोग्राम में? इससे पहले एक नॉर्मल स्ट्रिंग ले लेते हैं। मान लीजिए ये मेरी स्ट्रिंग है, इसमें मैंने लिख दिया मान लीजिए नोएडा, कुछ भी लिख सकते हैं। अब मुझसे कहा गया लेंथ फंक्शन इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपको बताना है इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं। तो मैंने क्या सोचा कि क्यों ना इसको फॉर लूप से ट्रेट करते हैं, फॉर आई इन एस। अब हमें पता है ये लूप कितना चलेगा, जितने इस स्ट्रिंग में कैरेक्टर होंगे। पहली बार आई में एन आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आई, फिर डी। हमें आई में कौन आ रहा है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम एक काम करते हैं, कोई काउंट नाम का वेरिएबल ऊपर बना लेते हैं 0, और जब जब लूप चले काउंट को हम प्लस कर देते हैं। अब लॉजिक ये है कि जितनी बार लूप चला होगा उतनी बार काउंट प्लस होता रहा होगा, और लूप चला उतनी बार होगा जितना स्ट्रिंग के अंदर करेक्टर होंगे हमारे। इसका मतलब जितने करेक्टर होंगे उतनी बार काउंट प्लस हुआ होगा। अगर लूप खत्म होने के बाद इस काउंट को प्लस कर दिया जाए तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। तो ये लॉजिक था कि आपको स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है विदाउट लेंथ फंक्शन। चलो अगला देखो, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू चेंज ए गिवन स्ट्रिंग टू ए न्यू स्ट्रिंग वेयर फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर्स हैव बीन एक्सचेंज। तो क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। लेट अस सपोज ये एस नाम की स्ट्रिंग है, तो आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर को एक्सचेंज करना है। तो अब इसका रिजल्ट आना चाहिए ए ओ आई डी एन। पहला करेक्टर आखिरी बन जाए, आखिरी वाला पहला बन जाए। अब ये स्ट्रिंग अननोन है, यूजर से इनपुट होकर आएगी। सिंपलिसिटी के लिए मैंने मान लिया कि माना ये है तो मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए। अब मुझे खुद नहीं पता स्ट्रिंग क्या हो सकती है, तो अब देखो लॉजिक क्या लगेगा। लॉजिक ये लगेगा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर पढ़ाया था। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर दो तरह से हमारी हेल्प करता है। सिंगल कैरेक्टर गेट करने के लिए इंडेक्स लगा दो, या रेंज ऑफ कैरेक्टर गेट करने के लिए जिसमें आप कॉलन लगा के स्टार्ट स्टॉप स्टेप अपना बता सकते हो। तो अब मैंने क्या करा, मैंने पहले इसका आखिरी कैरेक्टर निकाला। अब आप इस स्ट्रिंग को अगर यहां से हटा दें और मैं आपसे कहूं बताओ इसमें जो भी स्ट्रिंग आएगी उसका आखिरी कैरेक्टर कैसे निकाला जाए, तो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में क्या इंडेक्स सही रहेगा? -1, क्योंकि -1 क्या करता है, आखिरी
इंडेक्स पर जो करेक्टर है उसको एक्सेस करता है। ठीक है, अब जो आखिरी करेक्टर है मेरा, अगर मैं इसको संभाल कर चलो एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं, ठीक है, लेट अस सपोज मैंने इसको ए नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब मुझे यहां पर जो भी स्ट्रिंग लिखी है उस स्ट्रिंग में बीच के करेक्टर निकालने हैं। पहला नहीं चाहिए, आखिरी नहीं चाहिए, बीच के तीनों करेक्टर आने चाहिए। मतलब रेंज ऑफ करेक्टर निकालना चाहते हो, मतलब स्लाइसिंग वाला आपको लगाना पड़ेगा। लेट अस सपोज, बताओ क्या स्लाइसिंग है बीच के करेक्टर निकालने की? पहला नहीं चाहिए, आखिरी नहीं चाहिए, 1 कॉलन -1। इसको ऑलरेडी मैं क्लास में समझा चुका हूँ। लेट अस सपोज मैंने इसको बी नाम के वेरिएबल में रख दिया। इसका मतलब ए में आ गया ये लास्ट करेक्टर, बी में आ गया बीच के सारे करेक्टर। अब सी में क्या रख लो? सबसे पहला वाला करेक्टर। सबसे पहला वाला कहां मिलेगा? 0 इंडेक्स पर। अब इन तीनों को अपने हिसाब से बना लो, एक नई स्ट्रिंग बना दो S2 नाम की। पहले क्या चाहिए आपको? आखिरी वाला करेक्टर। आखिरी वाला करेक्टर आपने किस वेरिएबल रखा हुआ है? ए। उसमें कॉन्केट कर दो बीच के सारे करेक्टर, बी। अब जो रिजल्ट आया उसमें कॉन्केट कर दो सबसे पहला वाला करेक्टर, सी। अब सोचो, अगर मैं यहां पर इसको प्रिंट कराऊं S2, अब अगर मैं यहां पर कहूं मुझे स्ट्रिंग ही नहीं पता क्या थी, तो यूजर से इनपुट ले लो। अब ध्यान रखना, आदत पड़ी हुई है यूजर से इनपुट लेकर इंटीजर फ्लोट बनाने की। हमें स्ट्रिंग यूजर से जब चाहिए होती है तो उसे इंट या फ्लोट में कन्वर्ट नहीं करते हैं। इनपुट फंक्शन ऑलरेडी जो यूजर से इनपुट लेकर आता है वो स्ट्रिंग में ही लेकर हमें देता है। यहाँ लिख दिया मैंने एंटर स्ट्रिंग। अब देखो, मान लो मैं लिख दिया यहाँ पर सचिन, तो पहला और आखिरी करेक्टर आपका एक्सचेंज हो गए, बीच वाले जैसे थे वैसे ही। अगर मैंने यहां पे लिख दिया मान लो ABC स्पेस स्पेस BC आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोग्राम आपका हमारा बनाया जा सकता था। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा, राइट ए प्रोग्राम टू रिमूव करेक्टर्स विच हैव ऑड इंडेक्स वैल्यू ऑफ ए गिवन स्ट्रिंग। आसान भाषा में ये स्ट्रिंग है, यहाँ लिखा मान लो मैंने नोएडा, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। मुझे इस स्ट्रिंग से वो करेक्टर हटा देने हैं जो ऑड इंडेक्स पर है। ऑड इंडेक्स पे कौन कौन है? 1 और 3, ये हटा देने हैं। अब स्ट्रिंग से कुछ हटाना है, तो इस काम को करने के दो तरीके हैं। मतलब ऐसे मानो जैसे ये एक ग्रुप है, अब इसमें 5 दोस्त हैं, 6 दोस्त हैं ये। अब मुझे इनमें से 4 दोस्तों को ही रखना है, तो एक तो तरीका यह है कि 2 यहां से हटा दो। अब 2 हटने को तैयार ही नहीं है, तो आपने क्या करा? अपना नया ग्रुप बना लिया और उन्हीं 4 को इसमें जोड़ दिया जिनको आप चाहते थे, उनको ऐड ही नहीं करा। तो बात तो एक ही रही। तो अगर कहीं पर हम किसी चीज को हटाना चाहते हैं और हटाना अलाउड नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग में चेंज हो नहीं सकता, हटा नहीं सकते कुछ। तो एक ही तरीका बचता है कि जो जो चाहिए उनको कॉपी करके अलग स्ट्रिंग में स्टोर कर दो। अब वही आपकी रिजल्ट स्ट्रिंग हो गई। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि कैसे इस काम को करा जाए, हमने कहा देखो इसकी ट्रिक क्या होगी। कोई भी स्ट्रिंग है, लेटर सपोज मैंने नोएडा ही मान लिया समझाने के लिए, उसके बाद यूजर से भी इनपुट लेके कोई भी डायनेमिक स्ट्रिंग हो सकती है। अब मुझे 0 का चाहिए, 1 का नहीं चाहिए, 2 का चाहिए, 3 का नहीं चाहिए, 4 का चाहिए, 5 का नहीं चाहिए। देखो मैं जो लिख रहा हूं, मुझे 0 से लेकर लास्ट तक जाना है,
जब मैंने एंड बताया ही नहीं तो मैं लास्ट तक जाऊंगा, और मुझे दो दो के गैप पर चाहिए, मतलब 0 वाला आएगा, फिर 1 वाला नहीं आएगा, 2 वाला आएगा, फिर 3 नहीं आएगा, क्योंकि दो दो के गैप पर मुझे चाहिए। तो यहां से मुझे जो स्ट्रिंग मिलेगी वो स्ट्रिंग इसी बात का इल्यूजन देगी कि आपके ऑड इंडेक्स करेक्टर नहीं है आप, है ना। अब स्ट्रिंग यूजर से इनपुट लेकर आप अपना बना सकते हैं इनपुट, एंटर। अब सोचो, मान लो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया सचिन, तो मुझे एस चाहिए, सी चाहिए और आई चाहिए। इस तरह से चीजों के बारे में सोचा जा सकता है। चलो फिलहाल अभी इतना ही रखते हैं, है ना। तो 10 वो हो गए, 3 ये हो गए। कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ, कल बैच ऑफ रहेगा, 24 दिसंबर क्लास नहीं होगी, अगली क्लास सीधा 25 को ही होगी। 25 दिसंबर को मिलेंगे सेम टाइम पर ही अपना 6 बजे। तो जिनके जो रह गए हैं कोशिश करिए बन जाएं, जितने बन जाएं उतने आप सबमिट कर दिया करें। तो जिसके जितने बन जाए करें, सबमिट कर दिया करें। सबमिट करने में आपका, मेरे पास एक असाइनमेंट सबमिट हो गया, उस लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि 20 है तो 20 ही करने हैं, किसी के 10 बन गए, 8 बन गए, तो एटलीस्ट सबमिट किया करो, ठीक है। और अनसबमिट का ऑप्शन आता है जब आपके बाद में बन जाए, अनसबमिट करके दोबारा सबमिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन कोशिश करो, है ना, कि बनाओ। और शॉर्टकट कुछ नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा। आप सोचो कोई तरीका निकल आए, देखो या तो कोई आपका रिलेटिव है किसी कंपनी में तो ठीक है, और ये सच्चाई है, एंड मोमेंट को रिलेटिव धोखा दे जाएगा, काम में नहीं आएगा आपके, है ना। आपको अपने पैरों पे ही काम खड़ा होकर करना पड़ेगा, और उसका एक ही तरीका, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। जब आप उसके पास जाओगे रिलेटिव को, वो कहेगा यार मैं खुद परेशान हूँ, तुम्हारा कहाँ से लगाऊं, है ना। तो आईटी इंडस्ट्री में यही होता है, हर आदमी हमेशा परेशान ही रहता है।